इतना प्यारे बच्चों एस ब्लॉक जो होता है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS122 होता है और एस ब्लॉक में आपका n-2 n-1 और NS2 होता है। अब याद रखना यहाँ एक एक्सेप्शन होता है 3D4 होना चाहिए था लेकिन 3D5 हो जाता है क्योंकि हाफ फील्ड आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। बोर्ड का सवाल है कि भाई साहब स्कैंडियम होता है, बिल्कुल होता है क्योंकि अनफील्ड इलेक्ट्रॉन 3D1 4s2 होता है जबकि जिंक में तो 3D10 आता है, फुल फील्ड है, अनफील्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है। की कहानी चलती है, पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है फिर वापस इस तरीके से कहानी चलता है। आप देख रहे होंगे एक मोल उसको एक हथौड़े से मारा, उसके सारे जितने भी एटम्स इधर आपके बिखर गए, उसी को एनर्जी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये सब लोगों को पता होना चाहिए। जब यहाँ पर आप कॉपर से जिंक जा रहे हो भाई साहब D8 तक पहुंच गए, D9 तक पहुंच गए, D10 तक पहुंच गए तो रिपल्सन इतना ज्यादा हो जाता है बार-बार, तो रिपल्सन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो न्यूक्लियर चार्ज से भी ज्यादा हो जाता है, साइज छोटी होती जाएगी तो आपको यहाँ पर न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। कोई भी एलिमेंट विजिबल रीजन में चला जाता है तो इस वजह से वो यहाँ पर जनरली क्या करता है कलर शो करता है। इसी तरीके से आप ये यहाँ पर आंसर बता सकते हो। डी में 0 आ गया तो ये दोनों कलरलेस हो गए, आपके सामने देख सकते हो। डी में देखिए 1 से लेकर कुछ भी इलेक्ट्रॉन 9 तक तो सारे कुछ ना कुछ कलर शो कर रहे हैं, कोई पर्पल कोई ब्लू कोई क्या। ये आपका मेटल है, क्रिस्टल इसका दिखा होगा, इसमें छोटे छोटे एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन जैसे आ जाते हैं, इसको अपन यहाँ पर बोलते हैं इंटरस्पीशियल कंपाउंड। ये पता होना चाहिए आपको। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 1 2 3 के बंसॉट ऑलरेडी हम कर चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक का बंसॉट। तो ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे भाई। सबसे पहले अपन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो याद रखना प्यारे बच्चों एस ब्लॉक जो होता है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS122 होता है। डी ब्लॉक के जब अंदर आते हैं तो n- का 1d 1-10 और NS 1-2 होता है। पी ब्लॉक में आपका NS2 NP 1-6 होता है और एफ ब्लॉक में आपका n- का 2 n- का 1 और NS2 होता है। 1-2 का मतलब है प्यारे बच्चों एस में एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है। पी में अगर 1-6 है मतलब 1 2 3 4 5 6 कितने भी आ सकते हैं। डी में 1-10 का मतलब है 1 से लेके 10 तक कितने भी आ सकते हैं। क्योंकि आपको प्यारे बच्चों में बता देता हूं, मान लीजिएगा कोई भी एक यहां पर न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर अगर आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो ध्यान से देखना, ये अगर आपकी सेल है तो ये आपका यहां पर n- का 1 होगा और ये आपका यहां पर n- का 2 होगा। तो ये सेल है तो ये आपका पेनल्टी सेल होगा और ये आपका यहां पर एंटी पेनल्टी सेल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर अपन डिफाइन करते हैं जो कि आप आई थिंक समझ गए होंगे। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर अगर 21 से लेके और 30 तक है तो किस तरीके से यहाँ पर एटॉमिक नंबर को, ठीक है ना, अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सीधा मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको सभी बच्चों को। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैकोनी क्यों जान जलाती हो। ठीक है ना, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैकोनी क्यों जान जलाती हो। प्यारे बच्चों आपको भी पता होगा ये आपका एटॉमिक नंबर 21 है, इसका 22 23 24 25 26 27 28 29 और आपका यहाँ पर 30। तो जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे स्कैंडियम का तो यहाँ पर आर्गन आता है, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पर 4s2 और आपका आता है 3d1। यहाँ पर लिखोगे सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वही 4s2 3d1 में। अब आपका एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा 3d2, वापस वही सेम आएगा, वापस वही सेम आएगा 3d3 हो जाएगा। अब याद रखना यहाँ एक एक्सेप्शन होता है, 3d4 होना चाहिए था लेकिन 3d5 हो जाता है क्योंकि हाफ फील्ड आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। एस में से एक कम कर देंगे अपन क्योंकि वहां एक बढ़ा दिया है, वापस यहां पर अब एक एस में बढ़ा देंगे तो 4s2 3d5 कर देंगे इसको। अब वापस डी में बढ़ाते चलो क्योंकि एस में तो 2 से ज्यादा आ नहीं सकता तो 4s2 3d6। अब वापस एक बढ़ा दो। इतना आसान है एकदम, आप आसानी से सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रख सकते हो, कुछ नहीं है, बहुत सीधी और सिंपल चीज है। 3d8 हो गया। अब वापस 3d9 आना चाहिए था लेकिन 3d10 कर देंगे एस में से एक कम करके क्योंकि ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है जो कि एक्सेप्शन है, ज्यादा स्टेबल होता है। और कई बार बोर्ड के एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में प्यारे बच्चों इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ही डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो ये याद रखना सभी बच्चे, डायरेक्ट पूछे जाएं कभी भी तो आपको अगर याद रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक चीज याद रखना ZnCdHg, ठीक है ना, और ये आपका यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं ट्रांजिशन सीरीज में बट दे कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो ये सभी बच्चे याद रखना यहाँ पर ZnCd और Hg ट्रांजिशन जो प्यारे बच्चों मेटल होता है वो होते हैं जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जिंक कैडमियम और मरकरी ये फुल फील्ड ऑर्बिटल रखते हैं, इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मेरे दोस्त याद रखना ये सारे के सारे आपके यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल के अंदर नहीं आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया
ग्राउंड, ठीक है ना, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। बोर्ड का सवाल है कि भाई साहब स्कैंडियम होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3d1 4s2 होता है, जबकि जिंक में तो 3d10 आता है, फुल फील्ड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा। बस यही आपको उसको समझा देना है कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल स्कैंडियम जो होता है, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट में वो 3d1 होता है, इस वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, जबकि ये फुल फील्ड होता है, 3d10 होता है, इस वजह से ये आपका यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है। इसको आप बता सकते हो। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना, हाउ कैन यू, ठीक है ना, अपन डिफाइन किए ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये फुल फील्ड है, फिर भी आपका ये सिल्वर क्यों है? तो प्यारे बच्चों सिल्वर Ag से अपन डिनोट करते हैं, और जनरली याद रखना ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। तो यहां पर जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो मेरे दोस्त याद रखना यहां पर 5s1 और 4d आपका यहां पर 10 होता है। तो यहां पर जब +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो आपका 4d9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 4d9 आ जाएगा। और आपको पता है डी में अगर 9 इलेक्ट्रॉन आ गया है तो अब आराम से ये ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह काम करता है। तो यही चीज यहां पर मैंने समझाई है, आपको देख सकते हो आप, ठीक है। 4d10 5s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जनरली ये +2 ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, स्टेट में पाया जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दोगे, डी में 9 आ जाएगा। इस वजह से फुलफिल्ड होते हुए भी Ag जो होता है वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। एक अच्छा सवाल है। नेक्स्ट आपका फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज आप देख सकते हो यहां पर कि नियरली ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्ले टिपिकली मेटेलिक प्रॉपर्टीज, जैसे आपका हाई, ठीक है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ, आपका यहाँ पर डक्टिलिटी, ठीक है ना, आपका यहाँ पर मेलेबिलिटी, हाई थर्मल, ठीक है, एंड आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और आपका ये मेटेलिक लस्टर, ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शन है जो आपने अभी देखे थे, दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर एट नॉर्मल टेम्परेचर। ये कुछ एक्सेप्शन है, इनके कई सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जैसे SCP हो गया, BCC हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे आपका मैग्नीज जो होता है ये BCC और CCP ये दोनों दिखाता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो कि एक बार आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। बाई चांस सवाल आएगा यहाँ से, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये था नहीं, ठीक है ना, फिर भी आपको बस पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो याद रखना ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं प्यारे बच्चों, एक्सेप्शन के अलावा जो होते हैं वो वेरी हार्ड होते हैं और यहाँ पर हैव लो वॉलेटिलिटी, ठीक है ना। इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ZnCdHg में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, इस वजह से इनके बारे में अपन नहीं बोल सकते कि ये हार्ड होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन जितने भी बाकी के एलिमेंट है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जनरली सभी बच्चे याद रखना, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल फर्स्ट इंक्रीज मैक्सिमम एट ए पॉइंट देन डिक्रीज, सो ठीक है ना, एज द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब याद रखना प्यारे बच्चों, इस तरीके की कहानी चलती है, पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर वापस, इस तरीके से कहानी चलता है, आप देख रहे होंगे। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सर ये आपका यहां पर Mn मैग्नीज और आपका यहां पर टेक्नीशियम Tc जो है यहां पर नीचे क्यों आ गया? तो प्यारे बच्चों आपको पता है, मैं कारण बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 और 4s1 होता है, तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनाता है। अभी अपन ने एक्सेप्शन देखा था। तो प्यारे बच्चों ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल अगर बनाएगा तो यहां पर आप खुद सोचो, अगर वो खुद स्टेबल है तो किसी के साथ क्यों बॉन्ड बनाएगा? तो इस वजह से यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट यहां पर जाके क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, फिर वापस यहां पर बढ़ने लग जाता है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां पर आपको पता होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कन्वर्टिंग इनटू इंडिविजुअल गैसियस एटम। मतलब मान लो कोई भी आप यहां पर 1 मोल कोई सब्सटेंस लेके आए हैं, आपने कितनी एनर्जी यहां पर दी कि उसके सारे एटम बिखर गए। समझ रहे हो? कोई आप मॉलिक्यूल उठा के ले आए 1 मोल, उसको एक हथौड़े से मारा, उसके सारे जितने भी एटम थे इधर उधर आपके बिखर गए, उसी को एनर्जी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ट्रांजिशन जो एलिमेंट होते हैं इनकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, क्योंकि यहां पर एटम जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं डी ऑर्बिटल के अंदर, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड में, ठीक है ना। तो ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि इनकी जो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो ज्यादा होती है। तो ये सभी बच्चों को यहाँ पर पता है। देन
काफी सारे यहाँ पर काफी सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मेटल ऑफ द सेकंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। याद रखना प्यारे बच्चों, सेकंड और थर्ड सीरीज के जो आपके एलिमेंट है उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है करेस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, किसके, फर्स्ट सीरीज के। क्यों? क्योंकि दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अकाउंटिंग फॉर द ऑक्यूरेंस ऑफ मच मोर फ्रिक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग इन कंपाउंड ऑफ द हैवी ट्रांजिशन मेटल। क्योंकि यहां पर प्यारे बच्चों क्या होता है, मेटल मेटल की एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मिलती है, इस वजह से यहां पर देखा जाता है कि जो सेकंड और थर्ड वाले जो एलिमेंट हैं, सेकंड और थर्ड सीरीज के, उनकी आपकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो ज्यादा होती है आपका यहां पर फर्स्ट सीरीज से। तो ये भी आपको यहां पर पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पता होगा देन आप डेफिनेटली सवाल कर पाएंगे। एक सवाल भी आ गया है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मैग्नीज का आपका लो होता है, कारण क्या है? तो आपको भी बताया था मैंने, मैग्नीज का जो लोअर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है एक्सपेक्टेड, क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनाता है, अभी अपने देखा था, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो डी इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड हो जाएगा न्यूक्लियस के साथ में, और ये आपका यहां पर कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा मेटेलिक बॉन्डिंग में, तो बीकर मेटेलिक बॉन्ड होगा, इस वजह से यहां पर लोअर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। कभी सवाल आ जाए कि यार एमएन का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम क्यों होता है, तो भाई बॉन्ड ही नहीं बनाता, क्योंकि हाफ फील्ड अपने आप को बहुत मजबूत समझता है पहले से ही, तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो भाई साहब सीधी और सिंपल बात है यार, है ना। नेक्स्ट यहां पर अपन देख लेते हैं काफी इंपॉर्टेंट चीज, एटॉमिक साइज के बारे में। तो यहां यार देखो है ना, जनरली अपन पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आपका साइज घटता है, और यहां से अपन टॉप से बॉटम जाते हैं तो आपका साइज बढ़ता है, क्योंकि नई सेल ऐड होती जाती है तो डेफिनेटली साइज बढ़ता है। लेकिन यार डी ब्लॉक में एक एक्सेप्शन होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुन लेना। जैसे आपने पढ़ा साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैकोनी क्यों जान जलाती हो, यह आपने पढ़ा। तो मेरे दोस्त यहाँ याद सुनना कि यहाँ पर ये शुरू में तो आपका जो साइज है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज आपका घटता है, उसके बाद में यहाँ पर आपका क्या होता है, साइज कांस्टेंट होता है, मतलब इक्वल हो जाता है, और फिर आपका यहाँ पर जो कॉपर से जिंक जाएंगे तो फिर आपका यहाँ पर साइज क्या करेगा, बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर कांस्टेंट होगा फिर बढ़ेगा। कारण क्या है, देखो साइज घटता है क्योंकि यहां पर प्यारे बच्चों न्यूक्लियर जो चार्ज होता है, न्यूक्लियर जो चार्ज होता है, न्यूक्लियर जो चार्ज होता है वो ज्यादा होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से। क्योंकि आपने देखा होगा यहां पर कहानी में क्या चल रहा है, डी में आपका मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, फिर आप डी में इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हो, D1 D2 D3, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो भाई साइज छोटी होगी, तो सीधी बात है रेडियस आपकी घट जाएगी। लेकिन यहां पर जैसे ही आप यहां पर D5 तक पहुंचे, D5 D6, तो यहां पर बीच में एक ऐसा फेज आ जाता है कि बराबर हो जाता है, जो रिपल्सन हो रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का और जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है, इन दोनों का जो वैल्यू है वो बराबर हो जाता है, इस वजह से साइज कांस्टेंट हो जाती है। और जब यहां पर आप कॉपर से जिंक जा रहे हो भाई साहब, D8 तक पहुंच गए, D9 तक पहुंच गए, D10 तक पहुंच गए, तो रिपल्सन इतना ज्यादा हो जाता है बार बार, तो रिपल्सन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो न्यूक्लियर चार्ज से भी ज्यादा हो जाता है। और जैसे न्यूक्लियर चार्ज से इलेक्ट्रॉन का आपका रिपल्सन यहां पर ज्यादा होता है प्यारे बच्चों, इस फेज में आपका न्यूक्लियर जो चार्ज है उससे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, इस वजह से आपका ऐसा हो जाता है। यहां आपका साइज कांस्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियर जो चार्ज है वो बराबर है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के, जबकि यहां पर आपने देखा था न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा था। तो ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए भाई। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, जैसा आपने पढ़ा था साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैकोनी क्यों जान जलाती हो, ठीक है। उसके बाद में आपने पढ़ा ला हफ्ताब HG, ठीक है। उसके बाद में यहां पर पढ़ा आपने यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक रुके राह पे आग में कूद जा, ये आपने यहां पर डी ब्लॉक के अंदर पढ़ा। तो मेरे दोस्त यहां क्या होता है ध्यान से देखना, अगर आप यहां पर डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपने एक चीज पढ़ी थी, क्या डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपका साइज क्या करता है, बढ़ता है। लेकिन यहां क्या होता है ध्यान से देखना, जब शुरू में आप यहां पर डाउन द ग्रुप आओगे, शुरू में आप डाउन द ग्रुप आओगे ना ZN से CD, तो डेफिनेटली आपका साइज बढ़ेगा। लेकिन जब वापस आप यहां पर नेक्स्ट मूवमेंट करोगे तो याद रखना यहां पर साइज कांस्टेंट हो जाएगा ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन,
ठीक है ना, साइज कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर मैं पूछूंगा कि जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज क्या है, तो मेरे दोस्त इक्वल है। मैं पूछूंगा Cd और Hg का साइज क्या है मेरे दोस्त, तो बोलोगे आप इक्वल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अगर मैंने पूछा यहाँ पर Ti टाइटेनियम और जिरकोनियम, तो फिर आप बोलोगे यहाँ पर जिरकोनियम ज्यादा है, क्योंकि यहां से यहां तो बढ़ेगा लेकिन यहां से यहां घटेगा। और ये लाइन जो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट लाइन है आपकी, यहां पर तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया है कि यहां पर तो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका लेंथेनम आ गया, ये ट्रिम आ गया और स्कैंडियम आ गया, ठीक है। ये तो आपका बढ़ेगा फर्स्ट लाइन में तो, लेकिन इसके आगे के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनमें पहले तो आपका घट जाएगा लेकिन बाद में आपका कांस्टेंट हो जाएगा। कारण भी याद रखना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। कई बार बोर्ड में कारण भी पूछ लिया जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये होता है मेरे दोस्त। तो ये याद रखना, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैंने बता रखी है, ठीक है। तो कई बार आपसे पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी, यार देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है यार, आयनाइजेशन एंथैल्पी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यार एक कोई भी एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालना है, तो आप कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसको बाहर निकालने के लिए, वो ही आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, सीधी और सिंपल बात। और यहां पर एक चीज याद रखना आप सभी बच्चे, कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं उनकी एक्सेप्शनली यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। मान लो एक एटम ए है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो A+1 हो गया था, A+1 से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दिया, A+2 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दिया। तो ये जो फर्स्ट है ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, ये आयनाइजेशन एनर्जी 2 है और ये आयनाइजेशन एनर्जी 3 है। तो आप खुद सोचो मेरे दोस्त, जैसे जैसे आप यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते जाओगे साइज छोटी होती जाएगी, साइज छोटी होती जाएगी तो आपको यहां पर न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब आप बोल सकते हो कि यार आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। और आप ये भी बोल सकते हो आप चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। अगर कोई हाफ फील्ड है ऑर्बिटल या फिर कोई आपका फुल फील्ड है, तो आपको भी पता है ये ऑलरेडी बहुत स्टेबल होते हैं, अपने आप को काफी स्टेबल समझते हैं। तो ये यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर इनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये भी आप याद रखना सभी बच्चे। बस यही कहानी है। तो जनरली फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है लेफ्ट से राइट अक्रॉस द डी ब्लॉक सीरीज ट्रांजिशन मेटल में ड्यू टू इंक्रीजिंग अफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, जिस वजह से आपका यहां पर इंक्रीज करता है। दिस इज नॉट ऑलवेज स्मूथ विद सम इरेगुलरिटी ड्यू टू फैक्टर लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरली आपका यहां पर क्या करता है, इंक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर ए गिवन एलिमेंट। क्रोमियम और कॉपर आपके एक्सेप्शन है, ठीक है ना, आपको पता है हाफ फील्ड और आपका फुल फील्ड की वजह से। और ये जिंक भी है, रिलेटिवली हाई आयनाइजेशन एनर्जी है क्योंकि फुल फील्ड ऑर्बिटल है, ये भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, स्टेबल से हर बार सवाल आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट से कुछ नहीं याद रखना, 4 लाइन याद रखना बस, सीधा और सिंपल, जो कि मैं आपको अभी यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना सभी बच्चे। भाई मेरे दोस्त कुछ भी नहीं करा, मैग्नीज जो होता है ना, मैग्नीज भाई साहब ये याद रखना, मैग्नीज आपका +2 +3 +4 +5 +6 और +7 इतनी सारी ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। सवाल आता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है मेरे दोस्त, तो याद रखना मैग्नीज भाई साहब एक ऐसा एकमात्र एलिमेंट है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +7 तक शो करता है, ठीक है। उसके बाद सवाल आता है कि ऐसे 2 एलिमेंट्स बताओ जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करते हैं, तो मेरे दोस्त याद रखना आपका स्कैंडियम सिर्फ +3 शो करता है और जिंक सिर्फ +2 शो करता है। तो ये 2 एलिमेंट है जो वेरिएबल शो नहीं करते, बाकी के सब वेरिएबल शो करते हैं। तो याद रखना यहाँ पर सबके सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, लेकिन आपका जो यहाँ पर स्कैंडियम और जिंक है ये ऐसा नहीं करते हैं। याद रखना इनको ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं, सभी बच्चों को पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर। और ये सारा जो टेबल है आपको जनरली पता होना चाहिए कि जनरली जो सारे के सारे हैं वो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में अपन यहाँ पर देखेंगे पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक आपको पहले भी बता रखा है मैंने, और एक आपका फेरोमैग्नेटिक होता है। तो देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पहले ही बताया था, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक और जिसके पास नहीं है वो जनरली डायामैग्नेटिक होता है। तो याद रखना प्यारे बच्चों,
प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है। इसका मतलब होता है कि वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिक मतलब दे आर रिपल्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहां पर आपका एब्सेंस होता है अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो डायामैग्नेटिक होगा। एक फेरोमैग्नेटिक होता है जो कि आपका स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना फेरोमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन का जो फॉर्मूला है वो सभी बच्चे याद रखना, म्यू बराबर अंडर में n+2, जहां पे जो n होता है ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मान लो सवाल आ गया Fe+2 के लिए वैल्यू निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 हो गया। डी में आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मेरे दोस्त, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो पेयर्ड नहीं हुए हैं वो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो n का वैल्यू 4 आ गया, तो अंडर में 4+2 कर देंगे, तो अंडर में बताओ क्या आ जाएगा 24। मतलब आपका यहाँ पर 5 से थोड़ा सा कम है, मतलब 4 पॉइंट यहाँ पर समथिंग प्यारे बच्चों वैल्यू आ जाएगी। और Bm मतलब बोर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट अपन यहाँ पर लिखते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैंने सॉल्व करके एक टेबल भी बता दी है। स्कैंडियम+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d 0 हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। ऐसे यहाँ पर आप पूरा टेबल है आराम से सॉल्व कर सकते हो। तरीका मैंने आपको सिखाई दिया है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे अंडर में n+2 फॉर्मूला लगा दोगे और आपका सीधा और सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक की कहानी अभी अपन ने चेक भी करी थी। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक है, अगर नहीं है तो वो आपका डायामैग्नेटिक है। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन, ये भी देखो सीधा और सिंपल मैं आपको बता देता हूं। कोई भी यहां पर ठीक है ना आपका एलिमेंट है, ठीक है ना, वो कलर अगर शो करेगा तो वो यहां पर कलर शो करता है मेरे दोस्त डी ट्रांजिशन की वजह से। डी ट्रांजिशन की वजह से, डी ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पर क्या करता है प्यारे बच्चों, डी ट्रांजिशन की वजह से वो यहाँ पर कलर शो करता है। क्योंकि कोई भी एलिमेंट है नॉर्मल, ठीक है ना, स्टेट में है, जैसे उसको एनर्जी मिलती है तो वो यहाँ पर ऑक्यूपाई आगे कर जाता है, फिर वापस वहीं आ जाता है। तो ये प्रोसेस में, ठीक है ना, अगर कोई भी एलिमेंट विजिबल रीजन में चला जाता है तो इस वजह से वो यहाँ पर जनरली क्या करता है, कलर शो करता है। तो ये याद रखना। जनरली मैं आपको ये भी बता देता हूँ, BBG/OR, तो ये आपका प्रोसेस होता है। मतलब अगर कोई ने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है ना, ऑब्जर्व अगर यहाँ पर प्यारे बच्चों वॉयलेट किया है तो वो इमिट क्या करेगा, येलो कलर, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर ब्लू ऑरेंज और आपका रेड और ग्रीन, तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस होता है। अब सीधी और सिंपल बात आप तो ये याद रखना, अगर D1 में D1 से लेके D9 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो कलर शो करेगा। और अगर D0 है या D10 है, D0 है या D10 है तो वो कलरलेस हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है यार, अगर D0 है D10 है फुल फील्ड है तो भाई साहब कलर शो कर ही नहीं सकता है। सीधी और सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर D0 है D10 है तो वो फुल फील्ड है, और फुल फील्ड है तो DD ट्रांजिशन नहीं हो सकता, और DD ट्रांजिशन नहीं होगा तो वो कलर शो कभी भी नहीं करेगा। तो ड्यूरिंग द DD ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है ए पोर्शन ऑफ द रेडिएशन एनर्जी, इमिट करता है। तो इस वजह से यहाँ पर जब उस दौरान, ठीक है ना, एब्जॉर्बेशन और इमिट के दौरान जब कोई विजिबल रीजन में चला जाता है तो वो कलर शो करता है। कलर ऑफ एन आयन अपोजिट होता है, ठीक है ना, जो कि आपने देख भी लिया है, DD ट्रांजिशन की वजह से होता है कलर। जब विजिबल रीजन में चला जाता है तो ये कलर जनरेट कर देता है। ये सारी कहानी अपन ने देख ली। और मेरी तो एक ट्रिक याद रखना, अगर डी में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, तो कलर शो करेगा। और अगर डी में 0 है या डी में 10 है तो बिल्कुल भी कलर शो नहीं करेगा। इसी तरीके से आप ये यहाँ पर आंसर बता सकते हो। डी में 0 आ गया तो ये दोनों कलरलेस हो गए, आपके सामने देख सकते हो। डी में लेके 1 से लेके कुछ भी इलेक्ट्रॉन है 9 तक तो सारे कुछ ना कुछ कलर शो कर रहे हैं, कोई पर्पल कोई ब्लू कोई क्या। अगर डी में 10 आ गया तो वापस ये कलरलेस हो गया। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, प्यारे बच्चों नाम से स्पष्ट हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब है कि यहां पर क्या होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर फॉर्म जब आपके कुछ छोटे छोटे एटम जैसे हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन आपके ट्रैप्ड, मतलब यहां पर आ जाते हैं बीच में क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। ये आपका मेटल है क्रिस्टल, इसका दिख रहा होगा। इसमें जो छोटे छोटे एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन जैसे आ जाते हैं, इसको अपन यहां पर बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो ये पता होना चाहिए आपको, जो कि यहां पर दे आर नाइदर टिपिकली आयनिक और नॉर कोवेलेंट बॉन्ड, ना तो ये कोई आपके आयनिक होते हैं ना ही कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, नॉन स्टेचोमेट्री होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं, हाई आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, याद रखना किससे, प्योर मेटल से।
और ये आपका रिटेन कर सकते हैं मेटेलिक कंडक्टिविटी, और केमिकली ये आपका इनर्ट होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट याद रखना प्यारे बच्चों, एलॉय फॉर्मेशन भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये बोर्ड के सवाल है जो मैंने आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। सवाल आता है ब्रास किससे बनेगा, तो कॉपर और जिंक से बनेगा। सवाल आता है ब्रॉन्ज किससे बनेगा, तो कॉपर और टिन से बनेगा। डायरेक्ट सवाल आता है ब्रास किससे बनता है, ब्रॉन्ज किससे बनता है, तो ये एलॉय के अंदर यहाँ पर काउंट किए जाते हैं। कुछ कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है जो आपसे पूछा जाता है। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी मतलब कैटलिस्ट, जैसे आपने देखा होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया B2O5। B2O5 एक कैटलिस्ट है जिसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस में अपन यूज करते हैं मेरे दोस्त। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में याद कर लेना, ये सभी बच्चों को याद भी होनी चाहिए। SO2 से SO3 में जाते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहलाता है। एक आपका जीगर नाटा कैटलिस्ट होता है जो कि पॉलीमराइजेशन एथीन के अंदर यूज किया जाता है। इसका भी मतलब आपको पता होना चाहिए, TiCl4 एल्यूमिनियम C2H5 का होल थ्राइस। तो ये आपका इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना, जो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। कई बार यहां से भी सवाल आ जाता है। एक आयरन है जो भी एज ए कैटलिस्ट काम करता है। प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, अमोनिया का जब फॉर्मेशन करते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके जब अमोनिया बनाता है तो उस टाइम यहाँ पर इसका काम अपन देखते हैं तो आयरन Fe कैटलिस्ट यूज करते हैं। और भी यहाँ पर देख सकते हो आप, PD हो गया, PT हो गया, ठीक है ना, पैलेडियम प्लेटिनम हो गए, ठीक है ना, ये भी हाइड्रोजनेशन में काम आते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ये सारे के सारे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक आई थिंक आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ अब जो मैं बात करूंगा वो रिएक्शन बेस्ड चीजों पर बात करूंगा, जिनसे भी हर साल सवाल पूछे जाते हैं और कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो अब यहाँ पर और कमर कस लेना, क्योंकि अब जो रिएक्शन आने वाली है क्रोमेट डाइक्रोमेट के बारे में और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के बारे में, इनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन है नहीं है। ध्यान से सुनना, सवाल सॉल्व आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, क्रोमेट और डाइक्रोमेट कैसे प्रिपरेशन करते हैं, किस तरीके से होता है। तो देखो एक होता है क्रोमाइट और डाइक्रोमेट। तो सबसे पहले तो देखो आपको क्रोमेट का आयन का जो स्ट्रक्चर होता है CrO4 2- का, वो आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको नजर भी आ रहा होगा। इस तरीके से यहाँ पर अपन देखते हैं डाइक्रोमेट Cr2O7 2- CrO का लिंकेज 126 डिग्री का एंगल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो मेरे दोस्त यहाँ पर मैं सीधे ट्रिक बता रहा हूं आपको। Cr2O4 2- इसको बोलते हैं क्रोमाइट आयन। इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, क्रोमाइट आयन यहां पर इसको बोलते हैं। यहां पर क्रोमाइट से पहले अपन को बनाना होता है CrO4 2- जिसको बोलते हैं क्रोमेट। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेट आयन। और जब क्रोमेट बन जाएगा उसके बाद में हम यहां से डाइक्रोमेट आयन बनाते हैं Cr2O7 2- और डाइक्रोमेट बन गया तो वापस आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट आप बना लोगे। तो इसलिए हम आयरन क्रोमाइट यूज करते हैं, Na2CO3 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो आपका Na2CrO4 मतलब आपका क्रोमेट आयन बन जाता है, जिसका कलर याद रखना मेरे दोस्त येलो कलर होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, साथ में Fe2O3 और CO2 बाहर हो जाता है। जब आपका यहां पर क्रोमेट आयन बन गया Cr2O4 2- एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाओगे Na2Cr2O7, ठीक है ना, यहां पर बन जाता है डाइक्रोमेट आयन। और जब आपका डाइक्रोमेट आयन बन गया तो यहां पर पहली बात तो इसका कलर पता होना चाहिए, ठीक है ना, इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और जब इसकी रिएक्शन यहां पर KCl के साथ करवाओगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका यहां पर तैयार हो जाता है, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रिपरेशन रिएक्शन की, तो आपको सभी को यहां पर ये प्यारे बच्चों पता होना चाहिए भाई, ठीक है ना, कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए। CrO-Cr लिंकेज 126 डिग्री का होता है। टेट्रा हाइड्रोन में अपन ने देखा था शेयरिंग किस तरीके से होती है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो यहां पर कॉन्सेप्ट है याद रखना कि ये ऑक्सीडाइज भी करता है, आयोडाइड से आयोडीन, सल्फाइड से सल्फर में, और यहां पर मिसप्रिंटिंग है Sn+2 से Sn+4 में। और जो यहां पर आयरन है वो Fe+2 से Fe+3 में। ये भी यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये I- में था और आपका ये आयोडीन में कन्वर्ट हो गया, ये सल्फर में कन्वर्ट हो गया, ये +4 में हो गया और ये +3 में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी आपको यहां पर नॉलेज होना चाहिए। ये रिएक्शन हम अभी देख चुके थे सभी बच्चों को। अब यहां पर पोटेशियम परमैंगनेट नेक्स्ट आ जाता है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जिसको बोलते हैं, जो कि आपका पर्पल कलर का होता है, ये आपको पता होना चाहिए।
देखो इसकी प्रिपरेशन अगर आपको करनी है मेरे दोस्त, तो आपको सबसे पहले MnO2 जिसको पायरोल्यूसाइट बोलते हैं, इसको लेना पड़ेगा। साथ में आपको बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो यहां पर आपका K2MnO4 आपको यहां पर मिल जाता है, जो कि डार्क ग्रीन कलर का होता है, ये भी पता होना चाहिए, डार्क ग्रीन कलर का होता है। और जब आपका K2MnO4 बन गया है, मतलब आपका MnO4 2- आ चुका है, और जब इसकी रिएक्शन वापस एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो MnO4- बन जाता है। जब MnO4- बन गया है तो फिर आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, KMnO4, जो कि आपका पोटेशियम परमैंगनेट कहलाता है, जो कि आपका पर्पल कलर का होता है। तो ये भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। कुछ रिएक्शन है, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम में ये क्या करता है प्यारे बच्चों, I- जो होता है उसको I2 में चेंज कर देता है, Fe+2 से Fe+3, जो कि येलो कलर, ठीक है ना, ग्रीन से चला जाता है। ऑक्जिलेट से ऑक्जिलिक एसिड जो होता है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, यहां पर ये भी पता होना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो भी यहां पर सल्फर के अंदर आपको मिलता है, जो कि आप यहां पर देख भी सकते हो, ठीक है ना, C2O4-, ठीक है ना, CO2 के अंदर जा रहा है आपका। उसके बाद में आपका यहां पर सल्फ्यूरस एसिड से सल्फाइड, ठीक है ना, जो कि आपको नजर आ रहा होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप देख सकते हो। यहां पर आप नाइट्राइट से नाइट्रेट, ठीक है ना, ये कन्वर्जन देख सकते हो। उसके बाद में यहां पर आप आयोडीन से आयोडेट भी देख सकते हो, जो कि आपको नजर आ रहा होगा। थायोसल्फेट ऑक्सीडाइज हो जाता है आपका सल्फेट के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आप एक बार यहां पर देख सकते हो, इनसे भी कई बार सवाल आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है अब इनर ट्रांजिशन, ठीक है ना, एलिमेंट्स, जिसको एफ ब्लॉक भी बोला जाता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर अपन देखते हैं भाई साहब, लैंथेनॉइड और ऑक्टेनॉइड 58 से 71 ल्यूटेरियम तक चलता है भाई साहब, ठीक है। यहां पर आपका थोरियम 90 से लेके और लॉरेंसियन तक 90 से लेके 103 तक चलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो भाई वन शॉट लग रहा था, लेकिन एक एक चीज अपन यहां पर कवर कर रहे हैं। लेंथेनॉइड के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान है, क्योंकि यहां देखो 6s फिक्स होता है, जबकि 4f आपका वेरिएबल होता है। जो 4f है उसमें 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन वेरिएबल होते हैं। जहां पर इस एलिमेंट का कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है। आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखा दिया है, आराम से आप निकाल सकते हो। कुछ यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है जो कि सभी को पता होना चाहिए, कि जितने भी आपके लैंथेनाइड होते हैं प्यारे बच्चों, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जनरली। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, लेकिन कुछ +2 और +4 भी दिखा देते हैं, जिनमें से आपका ये कुछ सिंबल है जो कि नजर आ रहा होगा। EU और बाई भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। अब आप सोचो +2 है, जनरली +3 में होते हैं, तो +2 से +3 में जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो खुद ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये कुछ आपके सिंबल हैं जो कि यहां पर आपके +4 ऑक्सीडेशन में भी मिल जाते हैं। तो ये +4 से +3 में जाएंगे भाई साहब, क्योंकि जनरल +3 होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, मतलब रिडक्शन होगा, तो खुद ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। तो ये भी आपको यहां पर पता होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। रैपिडली एयर होते हैं, हार्डनेस जो इंक्रीज करती है इनकी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ये भी पता होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट की जो रेंज है वो 1000 से 1200 केल्विन होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है इनका, टिपिकल गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप इनको भी यहाँ पर एक बार रीड कर लेना। बेस्ट सिंगल जो इसका यूज जो होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एलॉय स्टील प्लेट्स वगैरह में हम देखते हैं। यहाँ पर एक मिक्स मेटल के अंदर भी यहाँ पर आपसे ये इंपॉर्टेंट लाइन पूछी जाती है कि यहाँ पर 95% मेटल होता है, ठीक है ना, और 5% आपका आयरन होता है, और कुछ यहाँ पर सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम भी आपको ट्रेस के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। ये गुड डील होती है मिक्स मेटल की, जिसको अपन यूज कर सकते हैं मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय प्रोड्यूस करने में, बुलेट सेल एंड आपके लाइटर फिलिंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जब एलन का यहाँ पर एलन जो लेंथेनेट होते हैं उनको जब यहाँ पर प्यारे बच्चों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद करते हैं तो Ln2O3 बनता है, सल्फर के साथ Ln2S3 बनता है, नाइट्रोजन के साथ LnN बनता है, कार्बन के साथ LnC2 बनता है, H2O के साथ LnOH का होल थ्राइस, हेलोजन के साथ LnX3 और एसिड के साथ में आपका हाइड्रोजन ये यहाँ पर रिलीज करता है। लेंथेनेट के बाद में ऑक्टेनॉइड आ जाते हैं भाई साहब। जितने भी ऑक्टेनाइड होते हैं प्यारे बच्चों, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहां पर 7s2 तो यहां पर फिक्स है, जबकि जो वेरिएबल है वो 5f और 6d सबसेल होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ये भी आपको ये पता होना चाहिए।
और जो ये मेंबर होते हैं इनकी रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ, ठीक है ना, जो होती है वो लेटर 1/2 होती है वैल्यू के, जिसकी रेंज यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो आपके सामने ये सारे के एलिमेंट्स, ठीक है ना, दिख रहे होंगे। ऑक्टेनेट जो होते हैं ओवरऑल डिक्रीज करते हैं एटॉमिक आयनिक रेडियस को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी जनरली +3 शो करते हैं, बट कुछ कुछ एलिमेंट जो हैं यहाँ पर, ठीक है ना, +3 के अलावा भी शो कर सकते हैं। तो ये आपके सामने टेबल है, एक बार रीड करोगे। बहुत रेयर चांस है कि यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर का सवाल पूछा जाता है, क्योंकि जनरली डी ब्लॉक और आपका यहाँ पर जो भी अपन ने देखा था, ठीक है ना, लेंथेनोइड के बारे में वहीं से पूछा जाता है, बट फिर भी ये टेबल है, एक बार देख जाना आप, है ना। बाकी का तो बहुत रेयर चांस है। फिजिकल प्रॉपर्टी भी आपको पता होना चाहिए, सिल्वर इन अपीयरेंस डिस्प्ले करता है कई सारे स्ट्रक्चर को और हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। उसके बाद में ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, जिसको आप यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत 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 मजा आया होगा और काफी अच्छा लगा होगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो थ्योरेटिकल है। पहली बात तो इनऑर्गेनिक के अंदर मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम डाटा आपको याद ही रखना पड़ेगा और कोई तरीका यहाँ पर नहीं है। तो आशा करता हूँ मजा आया होगा। फटाफट अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो क्लास 12th के अंदर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हैं और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो। बाकी का मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आपके हो चुके हैं। अब आने वाले समय में चैप्टर 5 एंड 6 बहुत जल्द मैं आपको करवाने वाला हूँ इसी बनशॉट के थ्रू। क्लास की जो PDF है लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। फटाफट जाओ और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि इस PDF के थ्रू भी आप ये सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे।